आधी रात में एक नौजवान खातून की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी में आग लगने से पहले ही उनकी फौरन मौत हो जाती है। उनकी घड़ी उनकी कलाई से उड़कर गिरती है और जमीन पर गिरते ही टूट जाती है। कुछ वक्त बाद एक आदमी ट्रैफिक में फंस जाता है जब एक औरत अपनी गाड़ी सड़क के बीच में रोक देती है क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया था। चूंकि अब सड़क ब्लॉक हो गई थी, वो आदमी अपनी गाड़ी को घुमाकर कोने की तरफ जाता है और तकरीबन अंकल की चलाई हुई एक ट्रक से टकरा जाता है। ट्रक से बचने के चक्कर में वह फुटपाथ पर चढ़ जाता है और एक दुकान का बैनर उसकी विंडशील्ड पर गिर जाता है। आदमी बैनर हटाने के लिए गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसे खींचने से एक तार हिलता है जो एक खिड़की से जुड़ा था, जिसे पहले से फैटी ने तैयार किया था। खिड़की टूट जाती है और सारे टुकड़े उस आदमी पर गिरते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लोग फौरन पुलिस को बुलाते हैं, जो एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए उसकी जांच करने आती है। उत्सुक भीड़ में ब्रेन ये तसल्ली कर रहा होता है कि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा है। असल में ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये उसकी टीम द्वारा किया गया एक क्ल था, जो अपने शिकार को हादसे की तरह दिखाने के लिए पेचीदा योजनाएं बनाते हैं। पुलिस औरत को उसकी गाड़ी हटाने में मदद करती है ताकि वह जा सके, और अंकल भी अपनी ट्रक में सिगरेट गिराकर चले जाते हैं। ब्रेन ये देखता है और कोई सबूत न छोड़ने के लिए उसे उठा लेता है। इस बीच फैटी पास के एक पार्किंग लॉट में जाता है, जहां वह सिक्योरिटी कैमरे को गुब्बारों से ढक देता है। फिर वह उस गाड़ी के पास जाता है जहां उनके क्लाइंट ने पेमेंट छोड़ी थी ताकि वह नकदी वाला लिफाफा उठा सके। कुछ देर बाद औरत और अंकल अपने ठिकाने पर न्यूज देख रहे होते हैं। जिस आदमी को उन्होंने मारा था वह एक त्रियाड गैंग का बॉस था और इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक हादसा था। औरत अंकल की सिगरेट गिराने की गलती के बारे में चिंतित है, लेकिन जब फैटी आता है तो अंकल झूठ बोलता है कि उसने सिगरेट उठा ली थी। ब्रेन ये सब उन छिपे हुए माइक्रोफोन के जरिए सुन रहा होता है जो उसने बरसों पहले कमरे में लगाए थे। इसलिए जब वह भी आता है तो वह अंकल को झूठ बोलने के लिए डांटता है और वह सिगरेट दिखाता है जो उसने उठाई थी। उसे यकीन नहीं है कि वह अंकल पर भरोसा कर सकता है या नहीं, और जब अंकल गुस्सा करता है तो ब्रेन सबको याद दिलाता है कि इस तरह की गलतियां उनकी सुरक्षा को खतरे में डालती है। ये काम खोना न चाहने के कारण अंकल ऐलान करता है कि वो हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ रहा है। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रेन किसी भी पीछा करने वाले से बचने के लिए 3 अलग अलग तरह के यातायात के साधनों से घर जाता है। जब वह अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो वह देखता है कि दरवाजे पर एक पत्ता चिपका हुआ है, जिसे वो हर बार बाहर जाते वक्त लगाता है ताकि उसे पता चल सके कि अगर वो गिर गया है तो इसका मतलब है कि कोई अंदर घुसा है। पैसे को तिजोरी में रखने के बाद वह कुछ संगीत बजाता है और बिस्तर पर लेट जाता है ताकि ऐसा लगे कि उसकी पत्नी, जिसकी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, अभी भी उसके साथ है। कुछ वक्त बाद मिस्टर वोंग से फैटी संपर्क करता है ताकि उन्हें अगले कल के लिए काम पर रखने के बारे में हिदायतें मिल सकें। उसे एक कचरे के डिब्बे से एक बैग उठाना होगा और उसमें अपना सामान रखना होगा। फिर उसे एक पुरानी इमारत में दाखिल होना होगा और बैग को लिफ्ट के बाहर छोड़ना होगा, जबकि वह 6ठी मंजिल पर जाएगा। फैटी बैग उठाता है और उसे बस में ले जाता है, जहां वह ब्रेन से मिलता है और वे एक साथ चीजों को देखते हैं। वोंग चाहता है कि वे उसके व्हीलचेयर पर बैठे हुए पिता को मार दें। कुछ दिनों तक ब्रेन बाप और बेटे की दिनचर्या को अच्छी तरह से जानने के लिए उनका पीछा करता है। फिर टीम हादसों के लिए विचार करने के लिए इलाके का अध्ययन करती है। उनका सबसे अच्छा विकल्प स्थानीय ट्राम को चलाने वाली बिजली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्रेन कार दुर्घटना को एक विकल्प के तौर पर सोचने से भी इनकार कर देता है। आखिरकार वे ट्राम के केबल से एक तार लटकाने का विचार करते हैं जो ट्रैक पार करते वक्त लक्ष्य से संपर्क करेगा। हालांकि इसे बिजली का सुचालक बनाने के लिए उन्हें ये योजना एक बरसात की रात में अंजाम देनी होगी। ऐसे तार को केबल पर लटकाने के लिए टीम बारिश में पतंग उड़ाने का अभ्यास करती है। वे मौसम के पूर्वानुमान में बरसात की रात की भविष्यवाणी का इंतजार करते हैं, और जब आखिरकार ऐसा होता है तो हर कोई अपनी जगह पर पहुंच जाता है। औरत पतंग उड़ाएगी, अंकल एक गली के खिलौने बेचने वाले का नाटक करेगा जिसके पास गुब्बारे होंगे, और फैटी कुछ डिलीवरी करने का नाटक करते हुए साइकिल चलाएगा। बदकिस्मती से जब वोंग और उसके पिता ट्रैक पार करते हैं तो बारिश नहीं होती है, इसलिए उन्हें उस दिन योजना रद्द करनी पड़ती है। मौसम उनका मजाक उड़ाता हुआ लगता है क्योंकि उनके जाने के फौरन बाद बारिश शुरू हो जाती है, और अगले कुछ प्रयास भी विफल हो जाते हैं क्योंकि बारिश कभी वक्त पर नहीं होती। एक रात इंतजार करते वक्त औरत और फैटी देखते हैं कि अंकल अपना वादा तोड़ रहा है और सिगरेट पी रहा है। वे उसे डांटते हैं, उसे कुछ दिन पहले धूम्रपान छोड़ने की याद दिलाते हैं, लेकिन वो अल्जाइमर के लक्षण दिखाने लगता है जब उसे अपना वादा याद नहीं रहता।
औरत और फैटी सोचते हैं कि उन्हें मिशन रद्द कर देना चाहिए क्योंकि अंकल जाहिर तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। इतने लंबे वक्त से जिस मौके का वे इंतजार कर रहे थे उसे गंवाना न चाहते हुए, और चूंकि अंकल कसम खाता है कि वह ठीक है, ब्रेन उन्हें योजना को अंजाम देने का हुक्म देता है। सबसे पहले औरत पतंग को ट्राम के केबल में उलझा देती है। फिर अंकल को सिक्योरिटी कैमरे को ढकने के लिए गुब्बारे छोड़ने होते हैं, लेकिन वो भूल जाता है। ब्रेन फैटी से कहता है कि चूंकि अंधेरा और बारिश हो रही है इसलिए वे जोखिम ले सकते हैं। इसलिए फैटी अपनी साइकिल से आगे बढ़ता है और वोंग के पास गाड़ी चलाता है ताकि वह फिसलकर गिर जाए। इससे वह अपने पिता की व्हीलचेयर छोड़ देता है और बूढ़ा आदमी वापस ट्राम की पटरियों पर फिसल जाता है, जहां वो पतंग के तार से छू जाता है और फौरन बिजली के झटके से मर जाता है। उसके बाद ब्रेन अंकल को ढूंढने जाता है और जल्दबाजी में वह एक अनजान आदमी से टकरा जाता है। उनसे बचते हुए वह बिना ध्यान दिए सड़क पर उतर जाता है और एक आती हुई बस उसकी तरफ बढ़ रही होती है। ब्रेन को टक्कर मारने से बचने की डिस्परेशन में बस ड्राइवर गाड़ी मोड़ देता है और फैटी को टक्कर मार देता है और फिर एक कार से टकरा जाता है। ब्रेन फैटी की जांच करने के लिए दौड़ता है, जो मरने से पहले सोचता है कि क्या ये सच में एक हादसा था। वक्त जाया किए बिना ब्रेन फैटी का सारा जाती सामान लेता है और पुलिस के पहुंचने से पहले भाग जाता है। जब ब्रेन बाद में अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे पत्ता जमीन पर मिलता है, जिससे पता चलता है कि कोई अंदर घुसा था। हालांकि पुलिस पहले से ही वहां होती है क्योंकि एक पड़ोसी ने खुला दरवाजा देखा और उन्हें फोन कर दिया था। अपार्टमेंट अस्त व्यस्त था और तिजोरी से सारे पैसे गायब थे, लेकिन ब्रेन को ये देखकर तसल्ली हुई कि कम से कम उन्होंने उसकी पत्नी की घड़ी नहीं ली थी। जाने से पहले पुलिस वाले उसे बताते हैं कि इमारत के दूसरे फ्लैटों में भी चोरी हुई है, लेकिन ब्रेन अब भी मानता है कि यह कोई हादसा नहीं था। साफ जाहिर है कि कोई टीम के पीछे पड़ा है। बेहद परेशान महसूस करते हुए वह अपने फोन से सिम कार्ड निकाल लेता है ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके, जिससे औरत नाराज हो जाती है क्योंकि अब वह उससे संपर्क नहीं कर सकती। उसके बाद ब्रेन एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने चला जाता है, जिसे उसने ऐसी ही इमरजेंसी के लिए किराए पर लिया था। टीवी दिखाता है कि पुलिस ने बस दुर्घटना को एक हादसा मान लिया है और ड्राइवर अभी भी बेहोश है। अगले दिन ब्रेन एक वीरान इमारत से सड़कों पर नजर रखना शुरू कर देता है। अंकल भूल गया है कि उनका काम पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए वह फिर से खिलौने बेचने वाले का नाटक कर रहा है और वोंग अपनी एजेंट चान से मिलने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर जा रहा है। दोनों आदमी एक फाइल के बारे में जोरदार बहस करते हैं, जिससे वोंग रोने लगता है और चान एक गंभीर दिखने वाला फोन कॉल करता है। उसके बाद ब्रेन एक लोकल फास्ट फूड जॉइंट पर दोपहर का खाना खाने जाता है और गलती से औरत से मिल जाता है, जो अपनी चिंताएं जाहिर करती है। ब्रेन उससे बात करने से इनकार कर देता है और उसके मुंह खोलते ही चला जाता है। शाम को ब्रेन अंकल से मिलने जाता है, जिसने गोलियां लेना शुरू कर दिया है, और उसे बताता है कि यह योजना रद्द कर दी गई है। अगली सुबह ब्रेन उसे अपने कई अपार्टमेंटों में से एक और मिले जाता है, जहां उसे अंकल को 2 बार अपनी गोलियां लेने से रोकना पड़ता है। अंकल मानता है कि उसे याद नहीं कि वह कब इतना भूलक्कड़ होने लगा, और उसे अपनी सेहत की सही हालत भी याद नहीं है। हालांकि उसे ब्रेन याद है, और यह कि उसकी पत्नी की मौत एक तेज रफ्तार कार की वजह से हुई थी। आज भी ब्रेन सोचता है कि वो हादसा एक साजिश थी जिसका निशाना वो होना चाहिए था, और अंकल अकेला है जो उस पर यकीन करता है। अंकल को व्यस्त और सुरक्षित रखने के लिए ब्रेन एक नया मिशन बनाता है और उसे उस अपार्टमेंट में रहने और नई हिदायतों तक अपनी खिड़की के नीचे सड़क पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रेन चान का पीछा करना शुरू कर देता है। जब वो उसे बस में फोन पर यह हो गया कहते हुए सुनता है तो उसे शक होता है। घर पर वह एक आम जिंदगी जीता हुआ लगता है, और ब्रेन ये देखे बिना नहीं रह सकता कि चान के अपार्टमेंट के नीचे वाला अपार्टमेंट किराए पर खाली है। अगले दिन ब्रेन अपना हुलिया बदलता है और खाली अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है। वह बहुत सारे शीशे लगाता है जिससे वो हमेशा दरवाजे पर नजर रख सके। फिर चान के अपार्टमेंट में घुसकर उस आदमी की आगे जांच करता है। सबसे पहले वह किसी भी सुराग के लिए सभी निजी सामानों की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो कुछ छिपे हुए माइक्रोफोन लगाता है और फिर चान के फ्लोर प्लान को अपनी छत पर बनाने के लिए अपने घर लौट आता है। तब से ब्रेन चान पर कड़ी निगरानी रखता है, उसकी हर बातचीत का नोट लेता है। वो जिस एकमात्र व्यक्ति से कभी कभार बात करता है वो अंकल है, जो उसे बार बार फोन करके बताता रहता है कि वह गुब्बारों के बारे में भूल गया है। जब भी चान काम के लिए निकलता है, ब्रेन उसका पीछा करता है और दफ्तर में उसकी जासूसी करता है। एक सुबह वोंग चान के साथ एक और बातचीत करता है, जो पूरी तरह से परेशान दिखता है।
चान को एक फाइल देने से इनकार करने के बाद वोंग हमेशा की तरह पार्किंग लॉट में एक कार में पेमेंट छोड़ने जाता है। ब्रेन ये देखकर हैरान है कि सिक्योरिटी कैमरे को ढकने के लिए पहले से ही एक गुब्बारा वहां मौजूद है और वह इंतजार करने का फैसला करता है, जिससे उसे पता चलता है कि औरत लिफाफा लेने आ रही है। ब्रेन अपनी गाड़ी में बैठने के बाद उसे फोन करता है और वह बताती है कि अब वो पेमेंट लेने की इंचार्ज है। फैटी ने उसे इस क्लाइंट के बारे में बताया था, जिस पर ब्रेन यकीन करने से इनकार कर देता है क्योंकि फैटी को ये जानकारी टीम में किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी थी। ब्रेन उस पर पहले फैटी का पीछा करने और उसे धोखा देने का इल्जाम लगाता है और यह जानने की मांग करता है कि बस दुर्घटना किसने करवाई। औरत उसे ये सोचने के लिए पागल कहती है कि ये कोई हादसा नहीं था, लेकिन ब्रेन नहीं सुनता और उसे मारने का फैसला करता है। फायर अलार्म जबरदस्ती बजाने से पास की पाइप का नल पानी के दबाव में उड़ जाता है और औरत के सिर पर लगता है। अलार्म से अपनी उंगलियों के निशान साफ करने के बाद ब्रेन जांचता है कि वो सच में मर गई है और नकदी वाला लिफाफा ले जाता है। इमारत से बाहर निकलते वक्त वह वोंग को जमीन पर गिरते हुए देखता है, जिसकी फौरन मौत हो जाती है। अब एजेंट पर और ज्यादा शक करते हुए ब्रेन उसकी हरकतों और बातचीत पर और ज्यादा मेहनत से नजर रखता है। एक शाम वह चान को एक क्लाइंट का जिक्र करते हुए सुनता है, जिसे वह एक बूढ़ा आदमी कहता है जो दूसरी मंजिल की खिड़की से गिर गया था। एक अलग रात ब्रेन को चान और उसकी गर्लफ्रेंड के बिजी होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उसे अपनी पत्नी की और भी ज्यादा याद आती है। कुछ दिनों बाद ब्रेन चान को अपनी माँ से फोन पर वोंग के अजीब मामले के बारे में बात करते हुए सुनता है। वोंग ने सच में चान से मुलाकात की थी, इससे पहले कि उसने चान को अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए खुद को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसने अजीब बर्ताव किया और बार बार माफी मांगता रहा। उसके बाद किसी ने उसे छत पर जाने के लिए लिफ्ट लेते हुए देखा और चान को उसे बाहर तक न छोड़ने का अफसोस है। उस बातचीत के बाद बिना किसी रोमांचक घटना के और दिन गुजर जाते हैं और ब्रेन के लिए चान की दिनचर्या देखना उबाऊ हो गया है। एक दोपहर उसे अंकल का फोन आता है जो मदद मांग रहा होता है और ब्रेन उससे मिलने के लिए भागता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है। अंकल जमीन पर पड़ा होता है, खून बह रहा होता है लेकिन जिंदा होता है और पुलिस अपार्टमेंट में खुली खिड़की से झांक रही होती है। ब्रेन को याद आता है कि चान ने एक आदमी के गिरने और दूसरी मंजिल का जिक्र किया था, इसलिए अब उसे यकीन हो गया है कि इन सब के पीछे चान ही है। वो अपार्टमेंट लौटता है और खींचना शुरू कर देता है। ब्रेन अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़कर इधर उधर फैला देता है और दीवारों पर भी नोट्स लेता है। उस गुमशुदा टुकड़े को ढूंढने की कोशिश करता है जिसकी उसे कमी महसूस हो रही है। कुछ दिनों बाद चान ब्रेन के दरवाजे पर दस्तक देता है। पीप होल से उसे देखकर ब्रेन उसे तब तक अनदेखा करने का फैसला करता है जब तक वह चला नहीं जाता। फिर वो ऊपर से आ रही आवाजों पर ध्यान केंद्रित करता है और वो इतना मशगूल हो जाता है कि उसे ध्यान नहीं रहता कि उसका मकान मालिक भी आ रहा है और लगभग उनका कॉन्ट्रैक्ट गिराने के लिए उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस गया था। ब्रेन उसे ठीक वक्त पर रोक लेता है और दीवारों पर लिखी हुई चीजें साफ करने का वादा करता है ताकि वह चला जाए। उसके बाद वो खिड़की से मकान मालिक की हरकतों पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि चान उससे किसी गंभीर मसले पर बात कर रहा है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब ब्रेन लोगों को इमारत की खिड़कियां जांचते हुए देखता है और माइक्रोफोन में एक आवाज कहती है, ये एक और है, और फिर वे सभी हटा दिए जाते हैं। पकड़े जाने के डर से ब्रेन अपार्टमेंट से भागता है और चान से टकरा जाता है, जो बस माफी मांगकर चला जाता है। बदला लेने की बेताबी में ब्रेन चान को मारने की योजना बनाता है। विचार यह है कि सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करके एक कार ड्राइवर को अंधा कर दिया जाए और उससे चान को कुचलवा दिया जाए। हालांकि अपनी योजना को अंजाम देते वक्त ब्रेन को अंकल का फोन आता है जो बताता है कि उसने ज्यादा गोलियां खा ली थीं, इसलिए वह कूद गया। उसी वक्त टीवी पर एक रिपोर्टर उस बस ड्राइवर का इंटरव्यू दिखा रहा होता है जो आखिरकार होश में आ गया है और अब सबको घटनाओं का अपना नजरिया बता रहा है। पता चलता है कि यह आखिरकार एक हादसा ही था और यह अंकल की वजह से हुआ क्योंकि उसने वे गेंदें गिरा दी थीं जो उसके पास खिलौने बेचने वाला बनने का नाटक करने के लिए थी। चान का इससे कोई लेना देना नहीं था। वोंग ने सिर्फ इसलिए छलांग लगाई थी क्योंकि वो अपराध बोध से भरा हुआ था। जैसे ही ब्रेन आखिरकार इस हकीकत को स्वीकार करता है कि वो गलत था, एक सूर्य ग्रहण होता है और धूप छिप जाती है, इसलिए कार चान को नहीं टक्कर मारती। हालांकि जब सूरज फिर से निकलता है तो किरणें एक दूसरी कार पर प्रतिबिंबित होती है। ब्रेन उसे रोकने के लिए दौड़ता है और चान उसे देखते ही पहचान लेता है, लेकिन ब्रेन काफी तेज नहीं होता और अंधी कार चान की पत्नी को मार देती है। कुछ वक्त बाद ब्रेन अपार्टमेंट साफ करता है ताकि वह हमेशा के लिए जा सके। इमारत से बाहर निकलते वक्त
चान उसे ढूंढ लेता है और उसे छुरा मार देता है और पूछता है कि ब्रेन ने उसे इस तरह क्यों नुकसान पहुंचाया। ब्रेन खिड़की से बाहर देखते हुए मर जाता है और सोचता है कि क्या वह आखिरकार अपनी पत्नी से मिल पाएगा।